नमस्कार। आज हम नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो है नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स 2021 के लिए, जिसका असली नाम ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये स्वर्गीय रिक्स बैंक, पता नहीं क्या स्वेरीजस, मुझे नहीं प्रोनाउंस हुआ ये, तो आप चाहें तो ये प्रोनाउंस करिए, प्रोनाउंसिएशन इसका ढूंढिए, जो भी है, इट्स रियली अप टू यू। बट अब की बार ये जो इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज़ मिला है, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे इसलिए लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिला किसको है? 3 इकोनॉमिस्ट्स जिनका नाम है डेविड कार्ड, गुइडो इम्बेंस एंड जोशुआ एंग्रिस्ट। इसमें डेविड कार्ड को इस इनामी राशि का 50% मिला है उनका कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, और जो शेष 50% है 50%, वो इम्बेंस और एंग्रिस्ट ने अपने बीच में 50-50% बांटा है। तो 50%, 25%, 25% इस तरह से प्राइज बटा है। इसमें एक और नाम हम जोड़ना चाहेंगे, ऑनरेबल मेंशन करेंगे लेट एलन क्रूगर का, जो डेविड कार्ड के साथ इन्होंने काम किया था और इनकी मृत्यु हो गई और पोस्ट्यूमसली तो नोबेल प्राइज़ दिया नहीं जाता है मृत्यु उपरांत, तो इसलिए इन्हें ये प्राइज़ नहीं मिल पाया। लेकिन इनका और डेविड कार्ड का ही वो एक्सपेरिमेंट था जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो मैं इनका भी नाम यहाँ लेना ज़रूरी समझता हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं और क्यों मिला है? नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ द सोसाइटी। इन इकोनॉमिस्ट्स ने समाज में रहते हुए जो सामाजिक एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब साइंस की जो लेबोरेटरी है, ये सब में हम करते हैं कि ये केमिकल उसमें डाल दिया, ये टिश्यू उसमें डाल दिया, या कोई पर्टिकुलर मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं, वैसा नहीं था। इकोनॉमिक्स में नेचुरल एक्सपेरिमेंट का इन्होंने एक ठोस वो आधार बनाया, जिसकी वजह से हमें कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब मिल सके। जैसे कि अगर वेजेस इंक्रीज किए जाएंगे, वेतन बढ़ाएंगे, तो उसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा? अगर शरणार्थी नहीं बट किसी भी प्रकार के इमिग्रेंट अगर आ रहे हैं, तो उसका वहाँ रहने वालों पे क्या असर पड़ेगा जो वहाँ पहले से रहते आए हैं, शरणार्थियों इमिग्रेंट्स के आगमन से। और उसी तरह एक स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है आगे कमाने का जो पोटेंशियल है, वो आगे जो वेतन कमाएंगे या आजीविका जो भी कमाएंगे, उसका उनके एजुकेशन से कितना रिलेशन है, एजुकेशन बढ़ाने से या कम करने से कितना। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब ये कोई रेडीमेड कंट्रोल्ड तरीके से नहीं होते कि हमने एक केमिकल दूसरे में डाला और रिजल्ट नोट करके पब्लिश कर दिया। ये नेचुरल हैं, ये समाज में हो रहे हैं, और इनको ऑब्जर्व करना, इनमें एक अच्छे इंसाइट्स निकालना, पब्लिश करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए ही उन्हें मिला है। इसको थोड़ा और समझते हैं कि क्यों ये इतना खास है। देखिए, टेस्टिंग द एफिकेसी ऑफ एनीथिंग क्या होता है? साइंटिफिक मेथड ये होता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ की कोई टेस्ट करना है, यानी कोई भी थ्योरी है, कोई मेडिसिन है, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है, जो भी है, तो उसके लिए अक्सर 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है जिसको हम वो ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो दवाई हो या कुछ भी हो, जो भी हम बिहेवियरल चेंज एक्सपेक्ट करें, बायोलॉजिकल करें, फिजिकल करें, वो उस ट्रीटमेंट ग्रुप को हम वो ट्रीटमेंट देके देखते हैं कि इन पे क्या असर हो रहा है। और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप को हम वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, और फिर हम जो ग्रुप्स का रिजल्ट आता है, जो परिणाम आते हैं, उनकी तुलना करते हैं कि ट्रीटमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट देने से क्या फर्क पड़ा है, और कंट्रोल ग्रुप जिसने ये ट्रीटमेंट नहीं लिया है, उस पर क्या असर पड़ा है। और इन्हीं दोनों के फिर हम जो डिफरेंसेस देखते हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी थ्योरी बनाते हैं। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोरिलेशन वर्सेस कॉजालिटी का। अब क्योंकि एकदम ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होते इकोनॉमिक्स के, जैसे मैं बता रहा हूं कि हम जैसे लेबोरेटरी में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम टेस्ट सब्जेक्ट्स मान लीजिए 8-10 लिए जिनके ऊपर एक मेडिकेशन ट्राई करना है, तो वो बिल्कुल हमारे हाथ में है कि ये 10 लोग क्या करेंगे वो हम ही बताते हैं, और बाकी 10 लोग क्या नहीं करेंगे वो भी हम ही बताते हैं। लेकिन जब आप एक वृहद स्तर पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, तो आपको स्टेटिस्टिक्स की मदद लेनी पड़ती है, सांख्यिकी की, कुछ अच्छे परिणामों तक पहुंचने के लिए। तो उसमें कोरिलेशन और कॉजालिटी का कंसेप्ट आता है कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई 2 इवेंट्स हो रहे हैं, तो उनके बीच में कोरिलेशन दिख रहा है कि एक चीज होने से दूसरी चीज भी हो रही है, लेकिन क्या कॉजालिटी है, क्या उस एक चीज की वजह से ही दूसरी चीज हो रही है, या दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है? यही सबसे बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि एक बड़े समाज में, सामाजिक उसमें आप एक्सपेरिमेंट में अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट्स मिलेंगे कि एक होते हुए दूसरा भी हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वही उसका कारण है। ठीक है, तो कोरिलेशन आपको कई बार मिल जाएगा
कि इवेंट ए होता है और इवेंट बी भी होता है और दोनों लगभग साथ में होते हैं, लेकिन कॉजालिटी कि इवेंट ए के कारण ही इवेंट बी हो रहा है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये इकोनॉमिस्ट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसी चैलेंज को उन्होंने पार किया है। जो हम डेविड कार्ड और गुइनो एम्बेंस और एंग्रिस्ट इनकी जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कोरिलेशन और कॉजालिटी में फर्क किया है और कॉजालिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कोरिलेशन के देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी कोई इलेक्शन के लिए स्पीच देते हैं, भाई और बहनों आप हमें वोट दीजिए, हमारे अब की बार हमारी सरकार, ऐसा वैसा करके, और लगातार उन्होंने 3 दिन 3 जगह स्पीच दिए और अगले ही 3 दिन जो है क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आने से मना कर दी कि हम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की धरती पर आके क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो वहाँ पे कुछ बहुत बेहद बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको इसमें रॉ का हाथ आता है, रॉ का हाथ नज़र आता है, ये इंडिया और इजराइल की साजिश है, ये रा का हाथ है। तो ये दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन है कि भारतीय प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट खेला नहीं जा रहा है, तो कोरिलेशन आपको मिलेगा। 3 दिन ये हुआ, 3 दिन वो भी हुआ, पर क्या इसके बीच में कॉजालिटी है? तो यहाँ पे हाफिज सईद जी तो इसमें कॉजालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप कुछ फनी कोरिलेशंस जाके देख सकते हैं, जैसे आइसक्रीम कंजप्शन लीड्स टू मर्डर, पायरेट शॉर्टेज कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग। एम नाइट श्यामलन एक डायरेक्टर हैं, उनकी वो खराब मूवी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लोग न्यूज़पेपर नहीं खरीद रहे हैं। ये कोरिलेशन के एग्जांपल्स है। आप गूगल में जाके सिर्फ फनी कोरिलेशंस करके सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे कि देखिए आइसक्रीम कंजम्पशन बढ़ रहा है और मर्डर क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, पायरेट के शॉर्टेज हो गए हैं, मतलब पायरेट कम हुए हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है। तो ये सब फनी कोरिलेशंस है, पर आपको ऑब्वियसली इसमें समझ में आ रहा है कि कॉजालिटी नहीं है। आइसक्रीम ज़्यादा खाने से मर्डर नहीं हो रहे हैं। एम नाइट श्यामलन खराब मूवी इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि लोग न्यूज़पेपर नहीं खरीद रहे हैं। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोरिलेशन और कॉजालिटी में फ़र्क होता है। कोरिलेशन आपको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन कॉजालिटी उसके पीछे ही एस्टैब्लिश्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, और ये एक इकोनॉमिस्ट का चैलेंज होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली डिड दे डू, क्या उन्होंने किया? जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड मैनिपुलेट द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप इन अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स कैन बी क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? दे डिवाइज्ड अ वे टू मेक द रिजल्ट्स मोर क्रेडिबल इन सच नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। और ये मेथड्स इतने पावरफुल थे नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में कॉजालिटी ढूंढने के, जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो साइंस बेस्ड हैं और रिपीटेबल हैं। यही तो उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करता है ना। साइंस इतना क्रेडिबल क्यों माना जाता है? क्योंकि आप उसके एक्सपेरिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं और रिजल्ट भी बार बार आपको मिलेंगे, तो आप उस पर रिलाय कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये इतना मुश्किल इसलिए था, वो अभी हमने चर्चा की। तो इन लोगों ने ऐसी मेथोडोलॉजीज डेवलप की जिसकी वजह से ये क्रेडिबिलिटी इकोनॉमिक्स में भी एस्टैब्लिश हो सके इन नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में, कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हम जो करेंगे उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्रेडिबल हैं, कॉजालिटी के साथ हैं। ये इन्होंने किया। तो डेविड कार्ड और एलन क्रूगर का एक्सपेरिमेंट था मिनिमम वेज का। इन्होंने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ राइज इन मिनिमम वेजेस इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ न्यू जर्सी। ये इनका ट्रीटमेंट ग्रुप था। अब अगर आप ये अगला मैप देखेंगे, ये सब आपको बाय द वे नोबेल प्राइज के वेबसाइट पे मिल जाएगा जो वो रहता है, तो आपको कोई ऐसा चिंता वाली बात नहीं। आपको इंटरेस्ट और है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, वहां साइंटिफिक पेपर्स भी हैं और ऐसे सिंपल इलस्ट्रेशंस भी हैं, आपके ऊपर है। तो इसमें क्या हुआ था, ये यूएस के 2 स्टेट्स हैं, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया। तो न्यू जर्सी ने वेज राइज किया था और पेंसिल्वेनिया ने कुछ नहीं किया था। तो न्यू जर्सी इनका ट्रीटमेंट ग्रुप हो गया कि न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के जो बॉर्डरिंग एरिया थे, इनमें इन्होंने, एलन क्रूगर और डेविड कार्ड ने, ये एक्सपेरिमेंट किया कि वहाँ के जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिखता है बहुत जल्दी, यानी हायर एंड फायर और रोटेशन ये सब होता है, तो उन्होंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट लोकल मतलब बॉर्डरिंग एरियाज में चुना ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्रेडिबिलिटी इसमें बन सके। तो न्यू जर्सी वालों ने वेजेस बढ़ाए थे और पेंसिल्वेनिया ने वेजेस नहीं बढ़ाए थे। तो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए ये दो, यहाँ पे आप अगर यहाँ राइट और अपर राइट कॉर्नर में देखेंगे कि न्यू जर्सी और ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया के वो हैं जो एम्प्लॉयमेंट ग्राफ्स हैं, उसमें बल्कि न्यू जर्सी थोड़ा ऊपर आ रहा है नीला वाला और पेंसिल्वेनिया थोड़ा नीचे ही रह रहा है। तो इससे उन्होंने बताया कि मिनिमम वेजेस राइज करने से, बढ़ाने से आपका एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा। आमतौर पे ये माना जाता था कि अगर आप मिनिमम वेजेस बढ़ा देंगे बजाय मार्केट को डिसाइड करने के, तो उससे ये कॉस्ट बर्डन बढ़ जाएगा एम्प्लॉयर्स का और वो नए लोगों को हायर नहीं करेंगे और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट ऐसा हुआ नहीं।
वो लोग जो एम्प्लॉयर्स थे, ये बढ़े हुए कॉस्ट को वो अपने प्रोडक्ट्स में ही पास ऑन कर दिए। तो ये एक डिफरेंस आया, ये एक जो नया रिजल्ट आया इससे। तो इसी तरह से तो कार्ड एंड हिज टीम ऑल्सो डिड्यूस दैट इमिग्रेशन एक्चुअली बेनिफिट्स द नेटिव्स एंड एक्चुअली एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रीवियस इमिग्रेंट्स। डेविड कार्ड और उनकी टीम ने यह भी डिड्यूस किया कि जैसे इमिग्रेशन की हमने बात शुरू में की थी कि एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट और इन अपॉर्चुनिटीज को लेके, तो इसको भी लेके जो विश्वास करते हैं लोग जिन थ्योरीज पे, वो ये है कि इससे नेटिव्स को नुकसान होता है जो वहां से पहले से रह रहे हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर इसका खराब असर पड़ता है। लेकिन इन्होंने देखा कि इसका उल्टा होता है। इमिग्रेशन के आने से, इमिग्रेंट्स के आने से क्या है, नेटिव्स थोड़े बेटर पेइंग जॉब्स पे जाते हैं जिनमें लोकल रिक्वायरमेंट होता है, कम्युनिकेशन और ये सब की जरूरत होती है, स्किल वगैरह की। तो उनका एक्चुअली भला होता है जो नेटिव्स पहले से रह रहे होते हैं। लेकिन इमिग्रेंट्स जो पहले आए रहते हैं, इन नए इमिग्रेंट्स से पहले जो इमिग्रेंट्स आए रहते हैं, उनको ये नुकसान हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि नेटिव्स स्विच टू जॉब्स दैट रिक्वायर गुड नेटिव लैंग्वेजेस, स्किल्स एंड वेयर दे डू नॉट हैव टू कम्पीट विद इमिग्रेंट्स फॉर जॉब्स। तो ये डेविड कार्ड के जो दो वो थे एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके रिजल्ट्स हैं। अब एंग्रिस्ट और इम्बेंस ने क्या किया? एंग्रिस्ट एंड इम्बेंस आर क्रेडिटेड विद डेवलपिंग अ टेक्निक कॉल्ड लोकलाइज्ड एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट। हम जो शुरू में बात कर रहे थे नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स की, तो मैंने बताया कि इसमें इन्होंने एक मेथोडोलॉजी डिवाइस की है जिससे रिजल्ट बहुत क्रेडिबल हों। तो ये वही मेथोडोलॉजी है, लोकलाइज्ड एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट। इसमें 4 प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कंप्लायर्स, आई एम सो सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, PLIERS आएगा। तो एनीवे, कंप्लायर्स वो रहते हैं, दे टेक अ ट्रीटमेंट ओनली व्हेन आस्क्ड, यानी वो ये एक्सपेरिमेंट में तभी भाग लेंगे, या वो आप जो उनको करने बोल रहे हैं वो तभी करेंगे जब आप बोल रहे हैं, वो खुद से नहीं करेंगे। ऑलवेज टेकर्स टेक द ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ बीइंग आस्क्ड, मतलब वो जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो आप बोलें या ना बोलें वो लेंगे ही। नेवर टेकर्स इसी प्रकार से वो कभी नहीं लेंगे, चाहे आप बोले या ना बोलें। और डिफायर्स आपके बोले हुए का उल्टा करेंगे, मतलब आप उनको ट्रीटमेंट लेने बोलेंगे तो वो नहीं लेंगे। अब ये ट्रीटमेंट हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो सॉरी, ट्रीटमेंट हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हो सकता है कि आपको समझ में ना आए ट्रीटमेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक संस्था है जिसने ये डिसाइड किया कि साइकिल बांटी जाए, तो कंप्लायर्स वो लोग होंगे जो साइकिल सिर्फ इसलिए लेंगे और यूज करेंगे क्योंकि संस्था ने बांटा है। ऑलवेज टेकर्स वो होंगे जो साइकिल खुद लेने ही वाले हैं, मतलब वो लेंगे ही और चलाएंगे ही, संस्था उन्हें दे या ना दे। नेवर टेकर्स कभी साइकिल लेंगे ही नहीं। और डिफायर जो हैं उनको बोला जाएगा कि तुम साइकिल लो, तो मैं नहीं लूंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 ग्रुप्स में होता है, इसी का एवरेज होता है एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट। और लेट जो है लोकलाइज्ड एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंप्लायर्स, एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑफ कंप्लायर्स, यानी जो लोग वो ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने कहा है, तो ही आप असल में उस रिजल्ट को देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमने जो, जैसे हम साइकिल दिए और हमने स्टडी किया कि इनके हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, इनके डेली लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, रूटीन पे, इनका जो फिजिकल और इमोशनल दोनों ही वेल बीइंग है वो इससे किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, तो वो कंप्लायर्स में ही आपको सबसे अच्छा रिजल्ट बताएगा और उसी में सबसे क्रेडिबल रिजल्ट आएगा। अब ये कंप्लायर्स कैसे होते हैं और कैसे ढूंढ पाते हैं, ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन लेट जो है लोकलाइज्ड एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट वो वही है कि कंप्लायर्स के ऊपर ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट हुआ। इंग्रेंस और इन्होंने ये भी बताया कि एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड इनकम क्या है। आप जैसे ये देखेंगे, देखिए ये नीचे ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और ऊपर उनका इनकम का है। तो 11 साल का एजुकेशन और 12 साल के एजुकेशन, मतलब ये जो 1 साल का डिफरेंस है, इससे इनकम में 12% का डिफरेंस आ गया। और 11 साल के एजुकेशन और 16 साल के एजुकेशन में, मतलब 5 साल का जब ये डिफरेंस था, तो इनकम में डिफरेंस 65% का चले गया। तो ये कोरिलेशन है, पर क्या इसका मतलब कॉजेशन भी है? ये अपने आप में वही सवाल है जो हमने शुरू में उठाया था कि क्या इन लोगों को इनकम सिर्फ इसलिए ज़्यादा मिल रही है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है? कुछ हद तक हाँ है, कुछ हद तक ना है। इसके पहले जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, अभिजीत बनर्जी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, और उन्होंने उल्टा किया था, मतलब इंडिया के एजुकेशन स्टेटस पे उन्होंने ये कमेंट किया था कि लोग बच्चे जो हैं ज़्यादा एजुकेशन ले भी रहे हैं तो भी उनका कुछ ऐसा स्किल सेट बढ़ नहीं रहा है जिससे उनको आगे इनकम जनरेट करने में फ़ायदा मिले।
तो यहाँ पे कोरिलेशन वर्सेस कॉजालिटी का इफेक्ट आता है। बट अगर आप रिलेट करेंगे लोकलाइज्ड एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट, तो रिपीटेबल रिजल्ट्स आते हैं और क्रेडिबिलिटी उनकी बनी रहती है। अब ये जो नोबेल प्राइज मिला है, इसको एक बार इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं। नेशनल मिनिमम वेज इंडिया में 180 रुपए प्रतिदिन है, और इस स्टडी के बेसिस पे इनका ये पुश और ज्यादा हो गया। यहाँ के इकोनॉमिस्ट एक केस पुश करते रहते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस बढ़ाए जाएं। मिनिमम वेजेस बढ़ाए जाएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब इस नोबेल प्राइज के बाद उनका केस और स्ट्रांग हो गया है। इमिग्रेशन माइग्रेशन की जो बात, मतलब इमिग्रेशन की बात जो होती है, वो हम अपने इंटरनल माइग्रेशन में देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, उससे ज्यादातर लोग वेस्ट की तरफ आते हैं। वेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रॉस्परस, वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं, तो वैसा रहता है। तो उनके आने से वहाँ के नेटिव्स पे क्या असर पड़ रहा है? जैसे बंगाल से अगर कोई गुजरात आ रहा है, तो बंगाली के आ जाने से गुजराती के एम्प्लॉयमेंट पर या इनकम पर क्या असर पड़ता है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन इंडिया जो है, इस पे अभी अभी हमने चर्चा की। अभिजीत बनर्जी का एक पक्ष है, इस स्टडी का दूसरा पक्ष है, आपके खुद के कोई पक्ष होंगे कि जो एजुकेशन हो रहा है उससे ये हम कितना बेनिफिट हो रहे हैं, कितना स्किल डेवलप हो रहा है, हम कितने एम्प्लॉयबल हो रहे हैं, खासकर जिस तरीके से जॉब मार्केट चेंज हो रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको क्या, जैसा भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन फाइंडिंग्स का क्या असर दिखता है। क्या वाकई हमें मिनिमम वेज बढ़ाना चाहिए? माइग्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? और हमारे यहाँ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है? तो ये वीडियो था। स्पेशल थैंक्स टू पी राजशेखर, इज़ माई स्टेटिस्टिशियन फ्रेंड। उसने मुझे टॉपिक्स थोड़े सिंप्लीफाई करके समझाया जो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था पहले। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को लेके तो प्लीज़ पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू सो मच।